वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई होप आप लोग सब लोग सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक इसी पर कि हमने क्या देख लिया था कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं और गॉस लॉ का उपयोग करके हम कैसे फ्लक्स निकालते हैं, ये हमने देख लिया था। अब हमें करना है कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गॉस लॉ का एप्लीकेशन कि कैसे हर एक जगह पर हम गॉस लॉ किस किस जगह पर हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो हेडिंग डालिएगा गॉस लॉ के अनुप्रयोग, लिखिएगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो पहला हम क्या करेंगे, यहां पर हमें क्या निकालना है, हम गॉस लॉ का उपयोग करके क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस लॉ का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, मतलब वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो लिखिएगा पहला है, तो इसमें लिखिएगा अनंत लंबाई के रेखीय अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर कि देखिए, अब अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब क्या करते हैं कि यहां पर हम एक तार बनाते हैं, वायर बनाते हैं, ये रेखीय आवेश, और उस पर प्लस क्यू चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है। थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं, क्योंकि अभी आपको ये रहा, ये इधर इनफाइनाइट है और इधर भी क्या है? इनफाइनाइट। इस पर जो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना है? क्यू चार्ज। मतलब इस प्लेट पर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। ठीक है। तो अब यार ये कैसी है? लीनियर रेखीय आवेश की बात कर रहा है। तो रेखीय आवेश घनत्व आता है। क्या आता है? रेखीय आवेश घनत्व। पढ़ा होगा, मैं बता चुका हूं इसे। रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। ये होता है आवेश बटा लेंथ, मतलब लंबाई। आवेश बटा लंबाई, इसी को कहते हैं हम Q अपॉन L। मान लिया कि L लंबाई है। वैसे लंबाई तो आपकी कैसी? इनफाइनाइट है, लेकिन जो इसको डिफाइंड करते हैं वो डिफाइन के लिए मैंने लिखा है कि Q अपॉन L है। जैसे ये परिभाषित है कि लैम्डा बराबर क्या होता है? आवेश बटे लंबाई। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है? कितना आवेश है आपकी लंबाई में। ठीक है, मतलब कोई यदि 5 मीटर का आवेश दिया हुआ है तो उसमें कह दे कि 1 मीटर में इसमें जो है 2 कूलाम है, तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा? 10 कूलाम। तो सेम एग्जैक्ट वही है। चलिए अब क्या करते हैं कि हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालना, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि गॉस के नियम को जब लगाते हैं तो क्या सबसे पहले उपयोग में लाते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या उपयोग में लाते हैं? गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले आप गॉसियन पृष्ठ चुनेंगे। गॉसियन पृष्ठ आपने चुना, पहले ध्यान दीजिएगा क्या चुना? गॉसियन पृष्ठ। और लीनियर चार्ज, मतलब रेखीय आवेश की जो तार होती है अनंत लंबाई की, उसके लिए जो गॉसियन पृष्ठ चुनते हैं वो क्या चुनते हैं? वो हम लोग बेलन चुनते हैं। क्या चुनते हैं? बेलन, यानी सिलेंडर चुनते हैं। मैं बेलन को सिलेंडर बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिलेंडर। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहां से
और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या होना चाहिए, इस गॉसियन पृष्ठ पर समान होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए। लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ पर हर एक जगह समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान हो, एक समान। तो क्या करते हैं, यहां से देखिएगा आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर आकर क्या करते हैं, यहां एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ यहां से, ठीक है। स्मॉल आर दूरी पर आके हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस खींचे ले रहे हैं, और यहां से भी स्मॉल आर दूरी पर आ गए और हमने क्या बना लिया, बेलन। मैंने क्या बताया है कि गॉसियन पृष्ठ लीनियर चार्ज के लिए कैसा लेते हैं, बेलन लेते हैं। ये हमने बना दिया, ठीक है। मान लिया कि इस बेलन की जो लंबाई है जो हमने लिया है वो कितनी है, कैपिटल एल। माना ये जो बेलन लिया गया है इसकी लंबाई कितनी है, एल है। अच्छा, अब देखो एक बेलन में ये 3 सरफेस बन रही हैं, एक ऊपर वाली, इधर से देखना, बेलन में 3 सरफेस बन रही हैं, एक ये वाला गोला, एक ये वाला गोला, और ये कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ। तो मतलब कि एक नीचे वाला गोला एक सरफेस है ये, ठीक है, ये आपका दूसरी सरफेस है, और ये आपका कैसा है, जो वक्र सरफेस है, जो घूमती हुई है, ये कैसी है, तीसरी सरफेस है, ठीक है। तो अब एक चीज आपको पता होगा कि ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कहां जाती है, दूर जाती है। किधर जाती है, दूर जाती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे हिसाब से ये होगा, शायद आप लोगों के भी हिसाब से यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है। अच्छा, अब एरिया वेक्टर की बात करते हैं, किसकी, एरिया वेक्टर, याद है। तो एरिया वेक्टर 3D के लिए एरिया वेक्टर किधर रहता था, परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटसाइड ऑफ द प्लेन। तो इसके लिए तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर यही हो जाएगा एरिया वेक्टर। दूसरे वाले के लिए, ये जो दूसरे वाली सरफेस के लिए है, इसके लिए एरिया वेक्टर ये हो गया, नीचे वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर हो गया। एरिया वेक्टर में आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो किसी सतह के लंबवत और बाहर की तरफ रहता है। किधर रहता है, लंबवत और बाहर की तरफ। तो अब देखिएगा यहां से, अब मैं इसका टोटल फ्लक्स निकालूं, क्या निकालूं, टोटल फ्लक्स। जो टोटल फ्लक्स निकालूंगा वो क्या होगा, पहली सरफेस से, दूसरी सरफेस से और तीसरी सरफेस से जितना फ्लक्स निकलेगा वही क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। तो φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3, ठीक है, तीनों सतहों से जितना निकलेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ये एरिया वेक्टर है, ये क्या है, छोटा सा एरिया वेक्टर, क्योंकि आपने एलिमेंट भी कैसा लिया है, छोटा सा लिया है, ठीक है ना, बिल्कुल छोटा सा इमेजिनरी लिया है। अच्छा, यहां से देखो तो जो पहली वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है मेरी तरफ, एरिया वेक्टर आपका नीचे की तरफ है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा E डॉट ds, ठीक है, और डॉट हटा दिया तो क्या आ जाएगा, cos, और थीटा कितना है, 90 डिग्री। आपको पहली वाली सरफेस के लिए याद रखना है कि कितना है, 90 डिग्री। याद क्या रखना है, समझ लीजिए, ठीक है। प्लस दूसरी वाली सरफेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मेरी तरफ है और एरिया वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये देखो यहां पर भी 90 डिग्री बन गया। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये
ई डॉट डी एस कॉस 90 डिग्री। तीसरे वाले के लिए आते हैं। तीसरे वाले के लिए जब हम आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0। इनके बीच का जो कोण हो गया वो कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। तो ई डी एस, डी एस क्यों लिख रहा हूं मैं, डी ए लिख लीजिए ना, एरिया वेक्टर को तो आपने डी ए माना है, डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये वाला टर्म भी क्या हो गया, 0, ये वाला टर्म 0। ठीक है, इधर से फाई जो टोटल आया ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हर जगह क्या है, बराबर है, तो हमने उसको क्या ले लिया, बाहर ले लिया, मतलब कांस्टेंट है, तो क्या बदल रहा है, केवल ये डी ए और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया। चलिए हटा दें, पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। चलिए अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब फिर से देखिए क्या था, फाई टोटल आपका क्या आया था, फाई टोटल आया था ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अच्छा, ये कैसा बेलन का, ये कैसा, ये वाला एरिया, ये वाला वक्र पृष्ठीय एरिया है ना, तो लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई, रेडियस कितनी है r इंटू एल, ये कितना है, लंबाई कितनी है इसकी, l। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहां से मैं फाई टोटल को क्या लिख सकता हूं, फाई टोटल जो आपका आया है, यह आया है E, और इसका जो एरिया आया है कितना आया है, 2 पाई RL, यही है। अच्छा, यदि फ्लक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो क्या होता है, Q इनसाइड, मतलब ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना फ्लक्स है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, यही है। अच्छा, इनसाइड चार्ज के लिए अभी आपने रेखीय आवेश पढ़ा था, क्या था, लेम्डा बराबर Q बाई L, तो कितना चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर लेम्डा इंटू L। यहां से ये चीज तो अभी आपने पहले में बता चुका हूं ना, तो यहां से Q कितना हो जाएगा, लेम्डा अपान L। भाई इसके अंदर, इस पूरे के अंदर आपका चार्ज कितना है, Q है, इस पूरी रॉड की पर चार्ज कितना है, Q, तो कितने लंबाई के लिए है, Q इंटू लेम्डा इंटू L, तो ये रहा लेम्डा इंटू L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL, L से L कैंसिल हो गया कि नहीं, L से L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपका आ जाएगा लेम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जहां पर R क्या है, R लिखिएगा रेखीय आवेश से दूरी, रेखीय आवेश से दूरी। तो आपने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। ठीक है, अब यहां से देखो तो लेम्डा आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, लेम्डा आपका क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियतांक है। 2 क्या है, कांस्टेंट है। पाई क्या है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ई किस पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आर पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, आर पर। इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी पर डिपेंड कर रही है, स्मॉल आर पर। तो एक तरीके से मैं इसे ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये चीज याद रखिएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसका ग्राफ बना देता हूं।
तो देखिए इस तरफ क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इधर क्या है आर है, दूरी है। तो इधर जो आपका ग्राफ आ रहा है वो क्लियरली कुछ ऐसा आ रहा, ठीक है, क्योंकि रेखीय आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। ये चीज तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये EF क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये R क्या है, दूरी। नोट कर लीजिए, इसे बना लीजिए। चलिए तो अगली हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक आपकी अनंत लंबाई की चौड़ाई की क्या होगी, एक शीट होगी जो बहुत पतली होगी, जिसकी थिकनेस 0 होगी, क्या होगी, एकदम से मान के चलो कि बहुत कम होगी, उसे निग्लेजिबल होगी। के कारण हमें क्या बताना, वैद्युत क्षेत्र के कारण। मतलब कि पहले बात समझना, मतलब यह कह रहा है कि एक आपकी प्लेट है, क्या है, एक आपकी प्लेट है, शीट है, जैसे कि ये क्या है, एक आपकी बुक है। इस पर क्या है कि यहां पर ये वाली सिर्फ शीट है, क्या है, केवल ये वाली है कि ये आपकी शीट है, इस पे लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेकिन मोटाई नहीं है, मोटाई नहीं है, ठीक है। ये एकदम से पतली प्लेट है, बहुत पतली प्लेट है, और ये ऐसे ही बहुत लंबी प्लेट है, ठीक है ना। तो आपको इसके कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है, सबसे पहले आप एक सीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सीट। तो चलिए बनाइए, सीट बनाते हैं। सीट बना लिया, ये रही हम लोग की सीट, हमने बना लिया। ये हमने सीट बना लिया। बोला है कि इस पर कैसा है, चार्ज है, तो हमने एक समान आवेशित ये सीट है, तो हर जगह हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। आप निगेटिव भी मान सकते हैं, सिर्फ किसका अंतर पड़ेगा, डायरेक्शन का, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए तो अब इसके लिए हमने वो निकाल लिए, तो अब क्या करते हैं, यहां पर देख लीजिए क्या आएगा। अब आपके इसके पास लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, क्या हो गया, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भैया, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अब इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा ना होकर के क्या हो जाती है, लेमडा ना होकर के, लेमडा के नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, सिग्मा। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा। और ये बराबर होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसे क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहां पर कहीं एरिया आ जाए और चार्ज आपका किस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चार्ज आपका एरिया के रूप में वितरित हो, चार्ज आपका किसके रूप में वितरित हो, एरिया के रूप में, तो उस जगह पर हम किसका उपयोग करते हैं, सिग्मा का। ध्यान देना, जहां पर चार्ज आपका कहां पर वितरित होगा, एक लाइन पर वितरित होगा, वहां पर लेमडा का उपयोग करेंगे, और जहां पर चार्ज आपका उसके सरफेस पर होगा, किस पर, सरफेस पर, यानी सतह पर होगा, तो सतह का क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो यानी कि जब एरिया के लिए हम चार्ज में, जब चार्ज किस में हो, एरिया में वितरित हो, तो उस जगह पर हम किसका उपयोग करते हैं, सिग्मा का। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। मान लिया कि इस प्लेट पर चार्ज कितना है, आपका चार्ज Q है। अनंत लंबाई की ये भी प्लेट है, ये भी -∞ से +∞ तक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तो इसके लिए भी गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस जो होगी, क्या होगी, सिलेंडर होगी, क्या होगा, सिलेंडर। तो लिखिएगा गॉसियन पृष्ठ सिलेंडर, गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, इसके लिए भी सिलेंडर होगा। ये चीज आपको ध्यान देना। तो यहां से हमने क्या किया, R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर, यहां से R दूरी पर हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया।
ये r रहा, ठीक है, और यहां से भी r दूरी पर हमने क्या किया, ठीक है, ये आपका ये पूरा प्लेट से निकली हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब प्लेट आपकी ऐसी रखी है कि ये आपका दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, नहीं तो यदि आप देखोगे तो बाहर से ये आपको ऐसा दिखेगा, इस टाइप वाला, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलिए, ये एक बेलन है, तो इस पर भी कितनी सतह हो जाएंगी, 3 सतह। कितनी सतह हो जाएंगी, 3 सतह। अच्छा, गॉसियन पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, अब इस पर देखिए तो कितनी सतहें हैं मेरे भाई, कितनी सतह है, 3 सतह हैं। मैं इसको 1 नंबर दिए दे रहा हूं। ये जो कर्व्ड वाली है ये 2 नंबर है, और ये वाली ये भी कितनी है, 3 वाली है। बेलन की 3 सतह हो गई। अब क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, कैसा है, पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी होगी वो आपकी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना। अच्छा, अब इसके एरिया वेक्टर की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए, एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर पहले वाले कण किधर की होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ होगा, लेकिन कैसा होगा, लंबवत होगा। तो इसकी सतह से लंबवत, तो ये रहा एरिया वेक्टर पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए जो एरिया वेक्टर होगा या तो परपेंडिकुलर ऊपर होगा या नीचे होगा, तो कहीं पर भी ले लो, मैं नीचे लिए ले रहा डी है, क्योंकि सतह के कैसा होना, लंबवत होना है और बाहर की तरफ होना है। तो ये जो कर्व सरफेस है, अब सिलेंडर आपका कैसा है, ऐसा है, ठीक है, एक गोला ये और एक वृत्त ये, एक सर्कल ए है और एक सर्कल ये है। अब जो मैं बात कर रहा हूं जो दूसरी सरफेस है, तो इधर मैंने पहली सरफेस ये माना है, दूसरी सरफेस ये माना है, और तीसरी दूसरी सरफेस ये कर्व वाली माना है, और तीसरी वाली ये पीछे वाला सर्कल माना है। तो इसके कारण पहले वाले के कारण एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब बाहर जाएगा। तीसरे वाले के कारण जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड, मतलब मेरी तरफ होगा। और जो दूसरे वाले के कारण जो एरिया वेक्टर होगी या तो नीचे होगा या तो ऊपर होगा। तो हर जगह पर एरिया वेक्टर हुआ, तीसरे पर परपेंडिकुलर आउटसाइड डी है। अच्छा, यहां से यदि एंगल देखो तो इसके लिए जो तीसरी सरफेस है, इसके लिए वृत्त के लिए देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी ओर है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसी ओर है। यानी कि एंगल, इनके बीच के एंगल क्या है, 0। इसके बीच का इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है। तो पहले वाले के लिए भी एरिया वेक्टर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब बचा ये वाली, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। तो आपका क्या हो गया, आपका जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच को वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आप F टोटल निकालते हैं, फाई टोटल। फाई टोटल आपको पता होता है कि यदि ये गॉसियन सरफेस है, तो यदि इसके अंदर Q चार्ज है तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये टोटल फ्लक्स होता है। लेकिन हमें तो ये Q इनसाइड भी नहीं पता है, क्योंकि ये तो अनंत लंबाई का है। किसका है, अनंत लंबाई का है। तो इस वजह से हमें तो यह भी नहीं पता है कि अंदर कितना चार्ज है। तो हम करते क्या हैं कि इसका एक चीज और पता है, कौन सा, इस सरफेस से, इस सरफेस से और इस सरफेस से तीनों का फ्लक्स मैं जोड़ दूंगा तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो हम वही करते हैं, φ1 प्लस का φ2 प्लस का φ3। अच्छा, मैं φ1 और φ3 को 0 किए दे रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, लिखिएगा φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि थीटा आपका क्या है, इसके लिए 90 डिग्री है। तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू जब आप 90 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा।
तो मतलब कि ये आपका क्या आ गया, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये यहां से कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल phi2 बचेगा क्या, सॉरी ये वाला और ये वाला तो नहीं, केवल एक ही जीरो है। एक मिनट, मुझे पता नहीं कहां से उठ रहा था, ये phi1 प्लस का phi2 प्लस का phi3, चलिए डायरेक्ट यहां से देख लीजिए। phi1 कितना है एंगल, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ये प्लस का phi2 देख लेते हैं दूसरी वाली सरफेस के लिए, ई डी ए कॉस 90, ठीक है, प्लस का ई डी ए कॉस 0, तो ये वाला टर्म दूसरा वाला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम हो गए तो यानी कि ये जुड़ जाएंगे, तो 2EDA यही हो गया। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसे, तो चलिए इसी तरह से Q इनसाइड तो क्या हो जाएगा, Q इनसाइड आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। Q इनसाइड यहां से देखिए, तो चार्ज के लिए क्या होगा, चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यहां से Q इनसाइड मिल गया सिग्मा इंटू ए, और ये डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ये 2E बाहर आ गया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, यानी EA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। इंटीग्रेशन का मतलब है कि छोटे छोटे एरिया को क्या करना, जोड़ना, तो छोटे छोटे DA जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, तो A से A कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेट के लिए अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर भी हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे। कैसा करेंगे, भरपूर उपयोग करेंगे, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पर एरिया और एरिया वैल्यू नहीं लिखने लगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, हर बार कैंसिल हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने एरिया की जगह पर एरिया ही रखा है, क्योंकि छोटा छोटा एरिया जोड़ा तो क्या बन जाएगा, बड़ा सा एरिया, और ये बड़ा सा एरिया है ही है, तो बड़ा सा एरिया बड़ा सा एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो वो आपका आ गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए अब जो है हम तीसरा इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें जो तीसरी जो आप हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिक कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, लिखिएगा अनंत लंबाई की मोटी प्लेट के कंडक्टिंग शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, तुम्हें सिर्फ एक चीज समझना है, कंडक्टिंग किसे कहते हैं, तो पहले एक बात समझना, दो चीजें होती हैं, एक कंडक्टिंग, यार इसकी हिंदी मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। एक कंडक्टिंग होता है, ये सब पदार्थ होते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल, क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल, और एक होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग
मटेरियल। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है। कंडक्टिंग मटेरियल में जो आपका आवेश होता है वो कहां पर रहता है? सतह पर रहता है। कहां पर रहता है? सतह पर। तो लिखिएगा, यहां पर आवेश सतह पर होता है, यहां पर आवेश सतह पर होगा, सतह पर होगा। बात समझ में आ गई कि जो आपका यहां पर आवेश होगा वह कहां पर होगा? सतह पर होगा। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब है कि यदि इस पर कोई आवेश होता है तो वह आवेश कहां पर होगा? वह पूरे आयतन में होगा। तो लिखिएगा, यहां पर आवेश, यहां पर आवेश पूरे आयतन में होता है, आयतन में होता है। बस यही दो लाइनें हैं और ये अब आपका आगे जो भी यूज होना था और अभी होगा भी, तो उनके लिए ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, कैसा हो गया? कंडक्टिंग मटेरियल से कोई चीज बनी है, कंडक्टिंग पदार्थ से कोई चीज बनी है, तो उस पर जो आवेश होगा, यदि उस पर आवेश है तो कंडक्टिंग पदार्थ पर जो आवेश होगा वो हमेशा कहां पर होगा? उसकी बाहरी सतह पर होगा। कहां पर होगा? बाहरी सतह पर, यानी कि सतह पर होगा। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या होगा कि यदि उसके अंदर कोई चार्ज है तो उस पर चार्ज हर एक जगह होगा। जैसे देखिए कि कंडक्टिंग मटेरियल में जैसे ये आपका एक क्या हो गया? गोला हो गया। क्या हो गया? गोला है। और ये कंडक्टिंग है। कैसा है? कंडक्टिंग है। तो इस पर जो चार्ज होगा वो कहां पर होगा? बाहर की तरफ, इसकी सतह पर चार्ज होगा। लेकिन यदि यही गोला आपका कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है तो आपका आवेश इसके अंदर होगा, हर एक जगह पूरे वॉल्यूम पर क्या होगा? वितरित होगा, हर एक जगह होगा इसके पूरे वॉल्यूम पर। तो ये अंतर है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कि यदि कंडक्टिंग है होगा तो आवेश सिर्फ आपके कहां पर होगा? बाहरी सतह पर होगा। लेकिन यदि नॉन कंडक्टिंग हुआ तो वॉल्यूम जो चार्ज होगा वो क्या होगा? हर एक जगह पर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लिया। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हेडिंग लगाइएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, तो अब मोटी प्लेट के बारे में समझ लीजिए कि जैसे आपकी क्या होती है? कॉपी होती है। क्या होती है? कॉपी या किताब, जो भी मान लीजिए। ये आपकी प्लेट हो गई। ठीक है, अनंत लंबाई की लंबाई बहुत है। ठीक है, ये मोटाई हो गई और ये क्या हो गई? इसकी चौड़ाई। ठीक है, थिक का मतलब क्या होती है? चौड़ाई या मोटाई। तो यहां से देखिए एक आपकी ये वाली हो गई, क्योंकि यदि आप इस पर क्या आ गई? थिकनेस। क्या आ गई? थिकनेस आ गई, मतलब मोटाई आ गई। तो मोटाई के कारण अब इस पर कितनी प्लेटें हो जाएंगी? एक सतह तो ये वाली रहेगी और एक सतह कौन सी रहेगी? ये वाली। बात समझ रहे हो ना? कि यदि सीट है आपकी अनंत लंबाई की है तो अब मैं इसको क्या करूं? यदि एक कॉपी लेते हैं तो एक सतह ये रहती है और एक सतह मेरी तरफ ये है। यानी एक सतह आपकी ये वाली है तो दूसरी सतह आपकी ये वाली है और उस पर क्या है? मोटाई है। ठीक है, तो यही सब चीजें देखना है थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो कंडक्टिंग प्लेट है। कैसी है? कंडक्टिंग प्लेट है। तो मैं यहां पर एक प्लेट बना दे रहा हूं। ये रही आपकी प्लेट।
ये आपकी क्या रही, एक प्लेट रही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपकी इसकी टी थिकनेस है, ये क्या है, इसकी आपकी टी थिकनेस है, मतलब मोटाई दे दिया है। और इसकी बाहरी सतह पर यानी इस पर, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज आपका कहाँ रहना है, बाहरी सतह पर रहना है। तो एक ये वाली प्लेट, ये वाला तो आपको दिख रहा है, और एक ये जो अंदर वाला है, तो ये भी तो ऐसी रखी है ना, तो अंदर भी आपका चार्ज पूरे पर होगा, लेकिन मैं अभी यहां पर दिखाई दे रहा हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि दूसरी ओर भी चार्ज होगा, केवल एक जगह पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, मोटाई है। यानी जब हाथ पे देखो क्या है, मोटाई है, तो इधर भी चार्ज होगा और इधर भी चार्ज होगा। ये वाला केस है, ठीक है। तो फिर से वही वाली बात कि अब इसके सतह पर चार्ज है, किस पर है, सतह पर चार्ज, तो लेमडा आएगा कि सिग्मा आएगा, क्या आएगा, सिग्मा आएगा। क्यों? क्योंकि सतह, किसके सतह का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन A। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये सिग्मा क्यों आ रहा है, क्योंकि चार्ज हमारा कहां पर, सतह पर वितरित है, और सतह का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, गॉसियन सरफेस लेना है। तो गॉसियन सरफेस सीट के लिए क्या लेते हैं, बेलन। अभी मैंने आपको बताया, पिछला जो क्वेश्चन किए थे, क्या क्या था, इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या लेंगे इसके लिए, बेलन या सिलेंडर, ठीक है। फिर यहां पर गॉसियन पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान होनी चाहिए। तो कुछ नहीं यार, फिर से यहां से एक काम क्या करो, यहां से r दूरी पर फिर से एक क्या बना लो, यप, बेलन, ठीक है, और यहां से इसे निकाल लो। ये भी यहां से कितना है, r डिस्टेंस पर है। और जब दूरी बराबर होगी तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बराबर होगा। अब इसकी भी कितनी सतह हो जाएंगी बेलन की, 3, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी आपकी ये कर्व्ड सरफेस। तो कर्व सरफेस पूरा लंबा सा है, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दूर जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर जा रही है, दूर जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी आपकी दूर जा रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी। अच्छा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ होगा, तो इसको डीए दिखा दिया। दूसरी वाली सरफेस के लिए भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड मतलब डीए इधर होगा एरिया वेक्टर। तीसरी वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर या तो ऊपर दिखा दीजिए या नीचे दिखा दीजिए, तो मैं ऊपर की तरफ दिखा दिया, तो ये डीए। यहां से एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल क्या है, सेम, यानी थीटा कितना हो गया, 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल के बीच के एंगल कितना, डायरेक्शन 1 है, तो एंगल कितना हो गया, 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर आपको ऊपर की तरफ है, तो ये देखो एंगल कितना बन गया, 90, ठीक है। तो आपको यदि एफ टोटल, फाई टोटल निकालना हो, फाई टोटल, तो ये आपको क्या पता होता है, क्यू इनसाइड मतलब अंदर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर किसके होता है, ये होता है फाई 1 प्लस का फाई 2 प्लस का फाई 3। मतलब इनकी सतह से कितना टोटल फ्लक्स निकले वो निकाल लें, वो सब इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम तो देखिए क्यू इनसाइड को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू एरिया। लेकिन यदि देखो तो क्यू इनसाइड एक इस जगह पर भी चार्ज है, इस प्लेट पर भी और इस प्लेट पर भी, तो जितना चार्ज इस प्लेट पर है उतना ही चार्ज किस प्लेट पर है, इस बगल वाली पर है। तो इसका सिग्मा है तो इसका सिग्मा होगा, तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। देखो 2 क्यों आया है,
आपका आना चाहिए था, क्योंकि Q इनसाइड कितना है, अंदर चार्ज आप बता सकते हैं कि सिग्मा इंटू ए है, कितना है, सिग्मा इंटू ए। लेकिन ये तो आपने किसके लिए निकाला है, एक प्लेट के लिए ना, लेकिन इसकी मोटाई के कारण अब चार्ज आपका किस तरफ है, इस सतह पर भी है और इस सतह पर भी है, तो दोनों सतह का है, तो यहां पर क्या करिए, 2 का मल्टीप्लाई। चलिए अब φ1 लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड dA और उसकी वैल्यू कितनी है, cos 0। फिर दूसरे वाले का भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड dA और cos 0। तीसरे वाले का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड dA cos 90। तो ये वाला cos 90 0, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही है, हो रहा है। अब यहां से ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर ले लिया और ये dA, छोटा छोटा एरिया जोड़ दिया। इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या है, जोड़ दिया, जोड़ना है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा सा एरिया, तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, A से A कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यदि आपकी प्लेट कैसी हो, प्लेट यदि आपकी क्या हो, मोटी हो, कैसी हो, प्लेट यदि आपकी मोटी हो तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड उससे r डिस्टेंस पर कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यह प्लेट पर जो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेट के कारण या सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वह अपनी दूरी पर, किस दूरी पर निकाल रहे हैं, इस बात पर निर्भर नहीं करती है। ये देखिए, क्या कहीं R आया है, नहीं आया, तो यानी कि ये क्या है, यहां से कितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर नहीं करती। क्लियर है, नोट कर लीजिए, फिर हम आज बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें, आपकी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। तो जो अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के कारण आया था, रेखीय अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, वो कितनी आई थी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। मतलब रेखीय आवेश के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उससे r दूरी पर होगी, वह किस बात पर निर्भर करती है, r पर निर्भर करती है, दूरी पर निर्भर करती है। दूसरा, यदि आप देखें तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी किसके लिए, सिंगल सीट के कारण, थिन मतलब पतली सीट के कारण जो आया था, वो कितना आया था, वो आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही आया था। और जो आपकी थिक प्लेट के कारण आया था, किसके, थिक मतलब मोटी प्लेट के कारण, वो कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों r पर, दूरी पर डिपेंड नहीं थे। ये किसके लिए आया था, जब प्लेट क्या हो आपकी, पतली हो, सीट आपकी पतली हो। और ये कब आया था, जब प्लेट आपकी मोटी हो। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना, बाकी आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, एक आपकी प्लेट ये है, इस पर प्लस चार्ज, ठीक है, और एक आपकी प्लेट ये है, इस पर भी क्या है, प्लस चार्ज। आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, एक पॉइंट सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपको पॉइंट ए, बी और सी पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो दिया हुआ है सिग्मा 1 और ये दिया हुआ है सिग्मा 2। और आपसे दिया हुआ है, लिखिएगा, दिया है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कीजिए
याद कीजिए किस पर, पॉइंट ए पर, बी पर और सी पर निकालना है। तो ढंग से देखिएगा, आई होप अब आप ट्राई करिए 2 मिनट पॉज करके और फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर निकालनी है। तो आपको पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से यानी धनात्मक आवेश से किधर जाती है, दूर भागती है। तो पहले वाले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में हुई, ठीक है, पहली वाली प्लेट। दूसरी वाली प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, ये रहा E2। क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट बी पर। इस वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाना, तो इस वाले पॉइंट से मतलब इधर तो जा नहीं सकते हैं दूर, तो दूर किधर होगी, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी E1। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से दूर जाना है तो ये इधर जाएगा। फिर C पर इससे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दूर है तो ये E1 हो जाएगा, इधर ये E2 हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या जाती है, दूर जाती है, पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज की ओर आती है, पास आती है। तो देखिए, अब मैं पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर मैं निकालता हूं। तो ये कैसी हैं, आपको प्लेटें दी हुई हैं और ये कैसी हैं, पतली प्लेट हैं। कैसी है, पतली प्लेट है। तो पतली प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, यानी थिन के लिए, यानी पतली प्लेट के लिए जो आया था वो कितना था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कहीं पर भी यहां पर दूरी की आवश्यकता है, नहीं है। क्यों नहीं है यार, क्योंकि दूरी का तो यहां पर नामो निशान नहीं है, दूरी तो आई ही नहीं है आपके फार्मूले पे, तो आपको कुछ करना ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी, दोनों यहां पर क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये वाला यदि x डायरेक्शन है तो इधर ये क्या होगी, माइनस x डायरेक्शन। यानी कि इधर में x प्लस एक्स को i से दिखाते हैं तो इसे किससे दिखाएंगे, माइनस i से। क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए, तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, माइनस का i कैप पॉइंट ए पर। ठीक है, इसी तरीके से पॉइंट बी पर चलते हैं। तो पॉइंट बी पर ध्यान देना, कौन बड़ा है, सिग्मा 1 बड़ा है। तो किससे घटेगा, सिग्मा 1 वाले से। तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बड़ी है, दूसरी क्या है, कम है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लगेगा, दोनों आपस में घट जाएंगी, तो ये घट गई ये। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बड़ा कौन है, ये वाली E1, क्या बड़ा है, E1, तो ये क्या हो जाएगी, जुड़। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, E1 की, ये इस डायरेक्शन में, मतलब कि आई कैप के डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप। पॉइंट सी के लिए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी के लिए, तो दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन है, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगी। तो सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इनके बीच में देखा जाए, इनके बीच में देखा जाए तो क्या हो रहा है, ये जो हमारा डायरेक्शन वो किधर है, आई कैप में। ठीक है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। नोट करिए इसे, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। नोट करिए इसे तुरंत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपकी एक प्लेट है, ये रहे प्लेट, पहली प्लेट, ये सिग्मा 1, और ये रही आपकी दूसरी प्लेट, और दूसरी प्लेट पर इस बार कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। ये सिग्मा 2 है। फिर से आपको बोला कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट
सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। दिया है, क्या दिया है, सिग्मा 1 बड़ा है किससे, सिग्मा 2 से, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए ए, बी और सी पर। तो फिर से आप यार आप पॉज करके देख लीजिए, नोट करके करिएगा, ट्राई करिएगा, मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूं। पतली प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर यदि देखूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर यदि मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से दूर जाती है, मतलब E1 की डायरेक्शन ये रहेगी, निगेटिव चार्ज की तरफ आती है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। पॉजिटिव प्लेट से दूर जाती है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, और निगेटिव चार्ज की तरफ आती है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। पॉजिटिव प्लेट से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और निगेटिव चार्ज की तरफ आती है यानी कि E2 की डायरेक्शन ये। तो पहले पे देखिए तो क्या हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन आपस में अलग अलग हैं, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आपस में घट जाएगी तो देखेंगे किससे कौन घटेगा, तो कौन बड़ा है, सिग्मा बड़ा है तो सिग्मा वाली सी चीजें घटेंगी। तो सिग्मा 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2, सॉरी ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 2, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो इसकी डायरेक्शन है E1 की डायरेक्शन है वही क्या हो जाएगी इसकी, तो इसकी E1 की डायरेक्शन क्या है, माइनस का I। फिर आते हैं पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई यानी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, और इनकी डायरेक्शन भी किधर हो जाएगी, प्लस I की तरफ। ठीक है, पॉइंट सी पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, पॉइंट सी पर यदि आप देखो तो दोनों क्या है, घट रही हैं, तो ये सेम ये वाला केस E1 इधर है, सिर्फ डायरेक्शन बस चेंज होगी, E1/2 सिग्मा नॉट, और ये डायरेक्शन रिवर्स है यानी कि माइनस होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन E1 बड़ा है यानी कि डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, I कैप की तरफ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक आपकी प्लेट ये है जिस पर प्लस चार्ज, ठीक है, और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। एक आपकी प्लेट ये रही, ठीक है, और इस पर माइनस चार्ज है, कैसा है, माइनस चार्ज है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या है, सिग्मा है। फिर से आपको वही करना है, ए, बी और पॉइंट सी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ए पर ये मैं इसे 1 नंबर की प्लेट, इसे 2 नंबर की प्लेट माने ले रहा हूँ, तो यहाँ से पहले वाले के कारण पॉजिटिव प्लेट से दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वाले के कारण E1, दूसरे वाले के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ आती है यानी कि E2, इधर से दूर जा रही है ये E1, निगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है E2, इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही है यानी कि E1, निगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है यानी कि E2। यहां से देखिएगा तो क्योंकि ये दूरी पर डिपेंड नहीं कर रही है तो फिर से वही बताना है, पॉइंट ए वैद्युत क्षेत्र बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कब, पॉइंट ए पर, बी पर एंड सी पर। तो देखिएगा आप सॉल्यूशन देखिएगा डायरेक्टली, तो पॉइंट ए की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर तो क्या हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस का क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो इस वजह से घट जा रहा, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्या हो जाएंगे 0, यानी पॉइंट ए पर क्या है 0। पॉइंट बी पर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पॉइंट बी पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऐड होके कितना आ जाएंगी, ये आ जाएंगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है।
पॉइंट सी पर यदि आप देखो तो ये क्या है, पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E1 माइनस की E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जा रही है, अपोजिट हो जा रही है। तो ये कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो एक तरीके से देखो तो यानी कि इन प्लेटों के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो भी कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन इनके जैसे ही आप बाहर जा रहे हैं, प्लेटों से बाहर जा रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जा रही है, 0। तो लिखिएगा नोट डाल के, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 धारिता को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड नियत रहती है, नियत रहती है, तथा प्लेटों के बाहर तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, शून्य रहता है। नोट कर लीजिए इसे। तो ये वाला जो चीज मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है, ये हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा चैप्टर आई होप आपका तीसरे या चौथे दिन में शुरू हो जाएगा, तीसरे दिन से। तो 2 या 3 लेक्चर अभी इस चैप्टर के और हैं, बाकी ये आपका शुरू हो जाएगा, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ये वाला आपका जेई पे क्वेश्चन आया था, IIT जेई पे ये वाला आपका क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि आपकी 3 प्लेटें दी हुई हैं, ठीक है, 3 आपकी प्लेटें दी हुई हैं। पहली प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। दूसरी आपकी प्लेट है माइनस वाली, इस पर माइनस है। तीसरी प्लेट भी आपकी क्या है, माइनस है। इस पर जो चार्ज है वो कितना है, माइनस का 2 सिग्मा है। इस पर जो चार्ज है माइनस का सिग्मा है। आपको दिया हुआ है पॉइंट P, और बोला है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बिंदु P पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र आपको निकालना है, और दिया हुआ है कि ये आपकी कैसी है, जेड एक्सिस है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पॉइंट P पर। तो पहले बात समझ रही, ये 3 प्लेटें हैं, ध्यान से देखना। तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, तो यानी पॉइंट P यहां पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां से दूर जा रही है, यानी ये पहली वाली प्लेट हो गई। मैं इसको 1, 2 और ये 3 दिए दे रहा हूं, तो ये पहली वाले काम हो गया। दूसरी वाली प्लेट कैसी है, निगेटिव है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दूसरे वाले की प्लेट की तरफ जाती है, निगेटिव प्लेट की तरफ आती है, E2 हो गया। E3 कितना हो जाएगा, पास, ये कैसी है, निगेटिव प्लेट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि पॉइंट P से इससे पास आएगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की मंशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, यही तो मंशा रहती है ना। तो इसी मंशा पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप E1 निकाल लो। E1 बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होता है क्योंकि सिग्मा दिया हुआ है। और कितना है डायरेक्शन आपका, माइनस का K कैप,
क्योंकि ऊपर के होगा भाई। जेड को आपको किससे दिखाते हैं? के से। देखो ना, आपको ये तो पता होगा, एक्स वाई और जेड। तो एक्स को आई से, वाई को जे से और जेड को के कैप से शो करते हैं, वही है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जेड दिया हो तो माइनस का के। E2 आपका कितना हो जाएगा? E2 आपका हो जाएगा माइनस का 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो होगा, क्योंकि यहां पर कितना दिया है डेंसिटी? 2 सिग्मा। अच्छा, ये दिखा रहा है कि आपकी ये निगेटिव चार्ज है, ये इस पर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। बाकी आपको साइन सहित नहीं लिखना, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का के कैप। ठीक है, डायरेक्शन। तो यहां से ये आपका कितना हो जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। E3 की बात करूं तो E3 के कारण जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस का के कैप। ठीक है, अब आपको पॉइंट P पर बताना है। पॉइंट P पर यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगी? E1 प्लस E2 प्लस E3। सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। तो डायरेक्शन जब सबकी एक है तो इनको सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का सिग्मा अपान एप्सिलॉन प्लस का सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है? माइनस का के कैप। डायरेक्शन तो सबकी एक है ना, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट तो एलसीएम आ गया, तो सिग्मा प्लस का 2 सिग्मा प्लस का सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कट कुट के ये क्या आ जाएगा आपका? कट कुट के आएगा 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन आपकी आ जाएगी माइनस का के कैप। तो पॉइंट P पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, लेकिन बच्चे लोग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो आप इनको नोट कर लीजिए पहले। फिर एक आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, 2015 IIT JEE पे क्वेश्चन पे आया हुआ है। तो उसको देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है ये IIT 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा है कुल मिला के। बोला है कि एक आपकी लीनियर चार्ज रेखीय आवेश है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, और बोला हुआ है कि इससे √3/2 a दूरी पर एक प्लेट रखी हुई है। ये आपकी एक प्लेट रखी है, L लेंथ की। कितनी लेंथ की? L लेंथ की। और इसकी एक साइड ये है A, इससे ये वाली, इस प्लेट से ये वाली दूरी है कितनी है? √3a/2। अब ये पूछा है कि आपको बताना है कि इस रेखीय आवेश के कारण प्लेट से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा? वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये आपको बताना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, देखते हैं। यार एक बात समझना कि ये क्या है। ये मान के चलो कि आपका क्या है? एक रेखीय आवेश है। क्या है? रेखीय आवेश। इस पर जो है, इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है? क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके नीचे एक प्लेट रखी हुई है। इसके नीचे क्या रखी हुई है? एक प्लेट।
ठीक है, तो ये जो रेखीय आवेश के कारण है, इसके चारों ओर से फ्लक्स निकल रहा होगा, चारों ओर से निकल रहा होगा कि नहीं निकल रहा होगा, पहले बात समझो। ये आपकी एक रॉड है, इस पर चार्ज Q है, तो फ्लक्स आपका इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें चारों तरफ निकल रही होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मतलब कि फ्लक्स इसके चारों तरफ से निकल रहा होगा, हमें वो फ्लक्स चाहिए जो किस पर, केवल इस प्लेट पर पड़ रहा हो। किस पर पड़ रहा हो, किस प्लेट पर पड़ रहा हो। तो ये जो आपका चारों ओर से निकल रहा है, मतलब कि फ्लक्स जो आपका कितना निकल रहा है, 360 डिग्री से, लेकिन हमें उस एंगल का चाहिए जो केवल क्या करे, इस प्लेट से बनाए। बस खत्म बात, क्वेश्चन सॉल्व। पहले बात समझिएगा। तो हम करते क्या है, ये आपका रहा एक रेखीय आवेश, पहले बात समझना। यहां से बोल दिया कि इसने एक प्लेट ये वाली है, तो हमने प्लेट बना दिया भाई, ठीक है। ये L लेंथ की, ये A है। बोला है कि यहां से जो दूरी है वो कितनी है, √3a/2 है। क्लियर है। तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गॉसियन सरफेस खींचना। तो हमने यहां से क्या कर दिया, एक सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, सिलेंडर। इससे जाता हुआ एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। बात समझो यार, अभी ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अच्छा, तो यहां से यदि दूरी है कितनी है, √3a/2, तो यहां की यानी कि इसके बीच से भी ये दूरी कितनी होगी, √3a/2, 3a/2। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ½ a/2, क्योंकि ये दूरी कितनी है, a, तो इनके बीच से दूरी कितनी हो जाएगी, a/2। तो अब ये वाला एंगल यदि हमें पता चल जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा। क्योंकि देखो, इसके अंदर यदि आपका कैसा है, Q चार्ज है। कितना है, Q चार्ज है। तो आपको यहां पर रेखीय आवेश घनत्व आएगा Q/λ। यदि टोटल चार्ज कितना है, Q है, तो Q बराबर Q इनसाइड कितना हो जाएगा सिलेंडर के। तो सिलेंडर के अंदर जो Q इनसाइड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, λ/L। अब क्योंकि टोटल फ्लक्स बराबर आपको पता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q इनसाइड डिवाइडेड बाई ε0। यही तो होता है कि नहीं होता। तो यहां से देखो ना यार, तो Q इनसाइड कितना आ जाएगा, λ/L डिवाइडेड बाई ε0। ये तो टोटल निकल रहा है, इसके कारण ये पूरे सिलेंडर से इतना निकल रहा है। लेकिन हमें चाहिए किससे, सिर्फ प्लेट से चाहिए ना। यानी कि ये, और ये किससे निकल रहा है, पूरे सिलेंडर से, यानी कि 360 डिग्री से। किससे निकल रहा है, 360 अंश से, क्योंकि ये जो फ्लक्स है चारों तरफ से निकल रहा है ना। हमें तो वो वाला एंगल चाहिए। तो भैया एक आपकी भुजा ये दी हुई है √3/2a, ठीक है, और एक आपकी ये वाली कितना दिया हुआ है, a/2। तो यार अब आप इनके बीच का ये वाला एंगल नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही रहेगा ना। अब ये वाली भुजा आपकी a/2 है, तो ये वाला एंगल निकाल लो। तो एंगल ये वाला कितना आ जाएगा, एंगल आपका आ जाएगा, यहां से देखना, tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार, तो √3/a, √3/2a डिवाइडेड बाई a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ गया आपका, √3, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। तो भैया मेरे एंगल अब आप 60 डिग्री से निकाल लो। किससे निकाल लो, 60 डिग्री से, क्योंकि वही तो 60 डिग्री का ही तो पड़ रहा है। उस प्लेट पे कितने एंगल का फ्लक्स पड़ रहा है, केवल 60 डिग्री का। ये कितने का निकल रहा है, 360 का। तो 360 से कितना निकल रहा है, 360 से निकल रहा है λ/L/ε0। तो 60 डिग्री से कितना निकलेगा, λ/ε0 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 360। तो ये कितना आ जाएगा, क्लियरली ये आ जाएगा λL/6ε0। दैट्स द आंसर। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। इतना टोटल फ्लक्स क्या होगा, निकलेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सी अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चंस को लगाइएगा ढंग से, जो भी और सारे क्वेश्चन हो उनको करिएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको समझ में आ रहा है, सब सारी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम होती है यदि, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
एक चीज मैं और आपको बता दूं, आप प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें और आपको नहीं पता कि कब आपकी क्लासेस शुरू होंगी, लॉकडाउन कितना लंबा होगा, और क्लासेस शुरू भी होंगी तो सोशल डिस्टेंस बना के आपके स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। ठीक है, ये तो फिर बाद की बात है कि गाइडलाइन कैसे आती है। ठीक है, तो आपको इस समय मान के चलना है कि आपको कैसे पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना है। और हिंदी मीडियम यदि क्लासेस चाहिए तो आप मेरी क्लासें देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।